नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम यहाँ पे विभिन्न विषयों का सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए और जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनसे जुड़े हुए सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि निःशुल्क रूप से घर बैठे विद्यार्थियों को हर विषय के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट को जितनी भी डिटेल में हो सके उतनी डिटेल में दिया जा सके, और जिससे कि क्या हो कि उन्हें एक जो रटे रटाए फैक्ट्स होते हैं उसको रटने के बजाय एक सब्जेक्ट के कोर में जाके उनके कॉन्सेप्ट को समझने में सहायता मिल सके। और अपने इस प्रयास को हम समझ रहे हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा हमारा ये प्रयास, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो ज़रूर से इसको लाइक करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसके विषय में बताइए। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्राचीन इतिहास विषय से रहेगा। हमने अपने प्राचीन इतिहास के अपने पिछले भाग में हमने मौर्य वंश के विषय में देखा था और हमने बात कर रहे थे मौर्य वंश के प्रशासन के विषय में, जिस मौर्य वंश की आर्थिक स्थिति के विषय में। उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने पिछला वाला पार्ट नहीं देखा है तो अभी तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं मौर्य वंश का, उसको जाके एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फिर से आपका स्वागत है के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत ही बेहतर महसूस कर रहे होंगे और आपका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर होगा। और इसी तरीके से आइए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की आज। तो दोस्तों, अगर जैसे कि हम बात करते हैं तो कौटिल्य, जिनका हमने देखा कि कितना महान योगदान था, कितना बड़ा योगदान था मौर्य प्रशासन में। इनका ये मानना था कि कर की वसूली काफ़ी की जाती थी। हमने देखा था 50 to 60% वसूली की जाती थी। उनका ये मानना था कि कर जो है विशेष परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से धन एकत्रित किया जा सकता है। अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो वो किसी भी प्रकार से धन एकत्र करने पर जोर देते थे, और ये कर देना ही होता था। कर की चोरी पर आप जानते हैं कि मृत्युदंड तक के प्रावधान थे। तो इस तरीके से चाहे भूमि संसाधन हो, चाहे शिल्प हो, चाहे वन हो, सब पर राज्य का नियंत्रण था। भूमि, वन संसाधन, शिल्प, हर किसी पर राज्य का नियंत्रण हुआ करता था। और कुछ प्रशासन में अगर हम जैसे बात करें तो व्यापार वाणिज्य के अध्यक्ष हुआ करते थे। इन अध्यक्षों को क्या कहा करते थे आपको शायद पता हो, पाण्याध्यक्ष। इनको पाण्याध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। साथ ही सीताध्यक्ष हुआ करते थे। सीताध्यक्ष जो राजकीय जो भूमि होती थी उसके अध्यक्ष होते थे, राजकीय भूमि के अध्यक्ष होते थे ये। उसके बाद विदेशी व्यापार पर जो शुल्क लगता था उसके लिए शुल्काध्यक्ष होते थे, ठीक है। और गणिका अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ये गणिका अध्यक्ष जो वेश्याएं होती थी उनसे वसूली करते थे। तो आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में वसूली होती थी, कर लिया जाता था। वेश्याओं से कर लेते थे, ये वसूली करते थे, जो भी कहना चाहें, ठीक है। किंतु अगर हमने जैसा कहा कि ये भले एक राजतंत्र था लेकिन लोक कल्याणकारी था, तो इन जो भी ये धन एकत्रित होता था, जो भी कर एकत्रित होता था, उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता था? उसका अंतिम लक्ष्य होता था राज्य की जनता का हित। राज्य की जनता का हित ही अंतिम हित था। और अगर बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य का ये कहना था कि जो राजा प्रजा की बात नहीं सुनता उसके विरुद्ध प्रजा विद्रोह कर देती है। जो राजा अगर प्रजा की बात नहीं सुनेगा तो प्रजा विद्रोह कर देगी। इसीलिए राजा को सदैव तत्पर रहना चाहिए प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। और यही कोर था। तो भले कर एकत्रित होता था, अगर कहा जाए कि कर एकत्र करना गलत था तो ऐसा नहीं था, कर एकत्र होता था, किंतु उसका अंतिम लक्ष्य पूरा का पूरा होता था सिर्फ और सिर्फ प्रजा का कल्याण। और इससे एक निर्णय क्षमता में भी विकास होता था, कर उगाही पर भी जनता के कल्याण के लिए करता था। तो इस तरीके से एक उत्तम राज्य व्यवस्था थी ये। और साथ ही साथ अगर हम जैसे कि इस समय की बात करें हम प्राथमिक क्षेत्र अधिशेषों की, जैसे कि हम बाकी क्षेत्रों में बात करते आए हैं,
तो यहाँ पे भी अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक अधिशेष की बात करते हैं, अगर प्राथमिक क्षेत्रक अधिशेष की अगर हम बात करते हैं, तो ये द्वितीय नगरीकरण से और आगे बढ़ा, महाजनपद काल से और आगे बढ़ा, द्वितीय नगरीकरण से, द्वितीय नगरीकरण से और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा। ठीक है, और मौर्य काल में ही समाजवादी व मिश्रित अर्थव्यवस्था मिली। समाजवादी या मिश्रित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था कि निजी व सरकारी दोनों प्रकार के व्यापार थे। सरकारी व्यापारों के साथ साथ सरकार जो निजी व्यापारी कर रहे थे व्यापार, उसके साथ साथ सरकारी व्यापारी भी थे। तो सरकारी व्यापार भी था और निजी व्यापार का कॉन्सेप्ट भी इस समय था। तो जैसे आज हमारे यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है, इस तरीके से, तो वही मैंने स्टार्टिंग में से कहा था आपको कि मौर्य काल एक ऐसा काल था जिसका प्रभाव दूरगामी था, और इसीलिए अशोक को बहुत महान कहा जाता है, क्योंकि अशोक ने ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई जो आज तक फॉलो हो रही हैं। ठीक है, यदि बात जैसे हम करें कृषि का, तो कृषि में काफ़ी विस्तार हुआ था, कृषि में काफ़ी विस्तार हुआ था, और कुल 27 अध्यक्ष हुआ करते थे जो इन सारी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न थे। 27 अध्यक्ष होते थे जो इन आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। ठीक है, और अगर मगध के संचालन के लिए हमने बात की थी कि मगध इतना शक्तिशाली क्यों था, तो मगध के शक्तिशाली होने में इन आर्थिक संसाधनों की मजबूती ही एक बड़ा विकास का कारण था। और जैसा कि हमने देखा था कि जो 11 महाजनपद थे जिनसे बाद में बचते बचते मगध बचा था, इनमें यूपी और बिहार के क्षेत्र भी थे, यूपी और बिहार के क्षेत्र भी थे। और आप जानते हैं कि यूपी और बिहार के क्षेत्र कृषि के मामले में गंगा के क्षेत्र के कारण काफ़ी उपजाऊ भूमि है, जिससे जो मगध राज्य था उसने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई और मगध काफ़ी आगे बढ़ा। और साथ ही साथ इस समय लोहे के औजार यूज़ होते थे, लोहे के औजार यूज़ होते थे, और छल्लेदार कुएँ थे, गुच्छों में रुपाई हुआ करती, धान के गुच्छों में रुपाई होती थी, धान की रुपाई जो होती थी गुच्छों में होती थी। तो इन सब से कृषि में काफ़ी विकास होता रहा था। और सीता अध्यक्ष जो हुआ करता था, सीता अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो सरकारी भूमि होती थी उनका विकास का कार्य वो देखता रहता था। जो दूर दराज के क्षेत्र थे उनके विकास के कार्यों को भी वो मॉनिटर करता रहता था। और जो भूमि होती थी, जैसा हमने बताया कि जो भूमि हुआ करती थी वो 2 प्रकार की थी। भूमि कितने प्रकार की हुआ करती थी? 2 प्रकार की होती थी। एक होती थी निजी भूमि, तो दूसरी होती थी सरकारी भूमि। ठीक है, और सरकारी ज़मीन पर कृषि की जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती थी। सरकारी ज़मीन पर जो कृषि की जिम्मेदारी होती थी वो सरकार की होती थी, और वो कृषि हेतु जो उर्वरता वगैरह होती थी वो सारी इसकी उर्वरता बनाए रखने की जिम्मेदारी सीताध्यक्ष की हुआ करती। तो आप देख सकते हैं कि कृषि पर काफ़ी जोर दिया जाता था, सरकार खुद इसमें कृषि में संलग्न हुआ करती थी। सिंचाई के साधन विकसित किए गए थे, और हम सुदर्शन झील का नाम सुनते हैं, अक्सर हम सुदर्शन झील का नाम सुनते हैं, सुना है ना आपने। अक्सर पूछा जाता है कि किसने निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था? इसने पुष्यगुप्त ने कराया था, जो गिरनार में जूनागढ़ के पास चंद्रगुप्त का अधिकारी था। किसका अधिकारी था? चंद्रगुप्त का अधिकारी था। तो इनडायरेक्टली किसने निर्माण करवाया था? चंद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था। और कहाँ पे? गिरनार में। ठीक है, जूनागढ़ के पास में। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से, और ये जो सुदर्शन झील थी इससे काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते थे। और ये उस समय की जो कृषि हुआ करती थी, इससे प्रयास किया गया कि ना सिर्फ गंगा के किनारे के क्षेत्रों में बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी जहाँ पे जल उपलब्ध नहीं हो सकता है वहाँ पे भी कृषि को पहुँचाया जा सके। इसी तरह से वन सफाई के लिए एक अकराध्यक्ष नाम से भी अधिकारी हुआ करते थे। अकराध्यक्ष नाम से वनों की सफाई के लिए भी अधिकारी हुआ करते थे।
और सरकार का स्वयं प्रयास रहता था कि किसी तरह से आर्थिक विकास किया जाए। और कृषि अधिशेष, इन सभी प्रयासों से क्या हुआ कि कृषि अधिशेष गया। और हम जानते हैं कि जब कृषि अधिशेष होता है तो उसका परिणाम क्या निकलता है, शिल्प अधिशेष के रूप में। उसका परिणाम शिल्प अधिशेष के रूप में निकलता है। ठीक है, तो इस समय भी वही हुआ, सरकार के स्वयं प्रकाश से कृषि अधिशेष हुआ और जिसके क्या हुआ कि शिल्प अधिशेष हुआ। और निजी व राजकीय दोनों कारखाने हुआ करते थे, निजी भी थे और राजकीय भी थे। निजी व राजकीय दोनों कारखाने हुआ करते थे। ठीक है, और इस तरीके का नियम बनाया गया था कि महीने के 3 दिनों में क्या होता था कि जो निजी क्षेत्र के कर्मचारी होते थे, जो निजी क्षेत्र में शिल्पी कर्मचारी होते थे, उनको सरकारी क्षेत्रों में भी, कारखानों में भी कार्य करना पड़ता था, ये बाध्यता थी। ठीक है, और एक दुकुल नाम से एक वस्त्र काफ़ी फेमस हुआ करता था उस समय। ठीक है, मलमल का वस्त्र होता था, ये मलमल ही कह सकते हैं आप इसको। तो इस तरीके से शिल्प का भी काफ़ी विकास हुआ था। और व्यापार और वाणिज्य का तो विकास था ही, व्यापार और वाणिज्य का काफ़ी विकास था। और अगर हम बात करें तो इस समय अगर नगरीकरण की जैसे हम बात करें तो जो इंडिका पुस्तक है मेगास्थनीज की, उसमें जो मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र की तारीफ करते हुए लिखा, पाटलिपुत्र की काफ़ी उसने तारीफ करते हुए लिखा कि सीरिया के सुसना से भी अधिक इसकी ये सुंदर है और उससे भी इसकी तुलना नहीं की जा सकती। मतलब कहने का उसका तात्पर्य ये था कि अन्य जो आसपास के देश हैं जहाँ पे भी वो गया था, उनके किसी नगर से भी ज़्यादा सुंदर पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र की तुलना किसी और नगर से की ही नहीं जा सकती है और पाटलिपुत्र सबसे सुंदर नगर था। तो इस तरीके से नगरीकरण भी काफ़ी हुआ था और शिल्प अधिशेष भी काफ़ी था, व्यापार भी काफ़ी अधिशेष था और एक तरह से A to Z जितना भी आप कह सकते हैं उतना इस समय ग्रोथ हो रहा था। इसके साथ ही अगर हम बात करें प्रशासन की, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नगर प्रशासन वगैरह की, तो नगर प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो इसके बारे में जैसे कि हमको कहा कि जानकारी मेगास्थनीज की इंडिका से हमको जानकारी मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका से हमको जानकारी मिल जाती है। ठीक है, और मेगास्थनीज कौन था? सीरियाई राजदूत था, पाटलिपुत्र में रहा था, पाटलिपुत्र में ही रहा था ये, और इसने पाटलिपुत्र का एक बृहत वर्णन दिया है। ठीक है, और इस तरह से उसने बताया है कि पाटलिपुत्र एक बेहतर नगर, बहुत बेहतरीन नगर हुआ करता था और नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई जाती थी। नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां बनाई जाती थी और समिति में 6x5 मतलब टोटल 30 लोग रहते थे। समिति में टोटल 30 लोग हुआ करते थे जो मुख्य नगरों का प्रशासन देखते थे। जो जितने मुख्य नगर होते थे उनका सारा प्रशासन देखा करते थे। और इसी तरह से न्याय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो एकीकृत न्याय प्रशासन था, एकीकृत न्याय प्रशासन था। ठीक है, और न्याय अगर हम बात करें तो जैसे राजा हुआ, राजा के ऊपर प्रांतपति हुआ, राजा के नीचे प्रांतपति हुआ। ठीक है, तो और जिले स्तर पर हम कह सकते हैं कि रजुक वगैरह हुआ करते थे। तो ये रजुक जो होते थे इनको भी न्याय का अधिकार तो था, लेकिन यहाँ से अपील यहाँ हो सकती थी और यहाँ से यहाँ भी हो सकती थी अपील। तो अंतिम निर्णय का अधिकार राजा का ही हुआ करता था। ठीक है, और दोनों प्रकार की फौजदारी व दीवानी दोनों प्रकार की न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। फौजदारी व्यवस्था भी थी, फौजदारी व दीवानी दोनों प्रकार की न्याय व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम बात करें तो दीवानी को कहा जाता था, दीवानी न्याय व्यवस्था को व्यवहारिक कहा जाता था। ठीक है, व्यवहारिक। और जो फौजदारी हुआ करता था उसको प्रदेष्टा नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसी तरह से सैन्य प्रशासन में भी 30 लोगों की एक 6 समितियां होती थी। 30 लोगों से को मिलाकर 6 समितियां बनाई जाती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो समितियों के माध्यम से जो नगरों का प्रशासन होता था उसको ध्यान रखा जाता था, उसका रखरखाव रखा जाता था। और अगर हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सामाजिक जीवन की अगर हम बात करते हैं
तो अगर हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाते हैं सामाजिक जीवन में, सबसे पहले हम सामुदायिक आधार पर देखते हैं। सबसे पहले सामुदायिक आधार पर अगर हम देखते हैं, जो हम देखते आ रहे हैं जिस तरीके से सामुदायिक आधार, लिंग आधार और आर्थिक आधार, इन्हीं पर हम देखते हैं। आर्थिक हम तो सामुदायिक आधार पर अगर हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो बनी रही थी, वर्ण व्यवस्था बनी रही थी, ठीक है। और ये पहले की अपेक्षा और जटिल हो गई थी, बल्कि पहले की अपेक्षा और जटिल हो गई थी। जाति प्रथा, इसकी उत्पत्ति पहले से हो चुकी थी, ये और आगे बढ़ा, ठीक है। और कौटिल्य ने भी 4 प्रकार के वर्णों की बात की, कौटिल्य ने भी 4 प्रकार की भी वर्णों की बात की। और मेगास्थनीज ने तो और आगे बढ़कर 7 प्रकार के वर्णों की बात कर दी। मेगास्थनीज ने 7 वर्णों के होने का बात किया, लेकिन हालांकि इसको उतना सही मानना नहीं आता, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो भी वर्णन किया है उसको, भले उसने यहाँ की चीज़ों को देखा, लेकिन उसके माइंड में वहाँ अपने यहाँ की चीज़ें रहा करती थी। तो जिस परिवेश में वो रहा था उसी परिवेश से हिसाब से वो चीज़ों को देखता था, और साथ ही वो कभी पाटलिपुत्र के बाहर नहीं गया, तो पूरे के पूरे साम्राज्य के विषय में उतनी जानकारी उसको नहीं हुआ करती थी। तो ये 7 वर्णों वाली बात उतनी सही नहीं लगती है, ठीक है। और अगर हम लैंगिक आधार पर देखें, अगर हम लैंगिक आधार पर देखते हैं तो अगर हम कहें तो इस समय एक तरीके से क्या हुआ कि जो अस्पृश्यता वगैरह हुआ थी, जो पर्दा प्रथा वगैरह थी, ये सारी चीज़ें अभी आ चुकी थी, वो थी पर्दा प्रथा की प्रथा हुआ करती थी, ठीक है। तो एक तरह से एक भेदभाव का, जो महिलाओं के साथ जो भेदभाव का व्यवहार होता था, उस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। और चूँकि हम आर्थिक स्थिति पे अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति पे भी वही बात होगी कि अगर हम जानते ही हैं कि अगर समाज में समृद्धि आ रही है और समाज आगे बढ़ रहा है, धन आ रहा है, तो असमानता भी बढ़ती है, असमानता भी बढ़ती है। तो चूँकि यहाँ पे भी समाज आगे ग्रोथ कर रहा था आर्थिक रूप में, तो असमानता आई। दासों का पता चलता है, 5 प्रकार के दासों की भी बात होती है, उससे भी, इन सभी बातों से शूद्रों की स्थिति की भी बात होती है। हाँ, लेकिन अगर कुल मिलाकर जैसे हम कहें असमानता भले थी, लेकिन जो शूद्र वगैरह थे उनको भी व्यापार वगैरह के अधिकार दिए गए थे। तो एक बैलेंस बनाने का प्रयास था, लेकिन असमानता फिर भी व्याप्त थी। तो ये सारी चीज़ें हमारी किसके विषय में हो गई हैं, मौर्य काल के विषय में हमारी सारी जानकारी इसमें पूरी होती है। और नेक्स्ट का पार्ट में हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में और मौर्योत्तर काल के विषय में, और जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उनको हम करेंगे। आज के पार्ट में इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर अभी मौर्य काल हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।